हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 24 अगस्त 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें हम सभी डेली के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है और उनके साथ साथ यानी करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ साथ क्या कुछ जीके के क्वेश्चन बन करके आते हैं उन पर भी फोकस रहता है। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही वीडियो है, यहाँ से आपका जो डेली का जो जीके भी होता है वो भी कवर किया जाता है। तो इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, काफी सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है जिसे नेशनल स्पेस डे के नाम से भी जानते हैं, तो ये कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 21 अगस्त, बी ऑप्शन है 22 अगस्त, सी ऑप्शन है 23 अगस्त और डी ऑप्शन है 18 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष के कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इस वर्ष ही ये पहली बार मनाया जा रहा है। 23 अगस्त जो है, 23 अगस्त को इस वर्ष ही पहली बार मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 था वह सफलतापूर्वक लैंड किया था। उसी के उपलक्ष्य में, उसी को मनाने के लिए, उसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो दिवस है ये 23 अगस्त को मनाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। तो पहली बार कब मनाया गया? तो इस वर्ष यानी 23 अगस्त 2024 को ये पहली बार मनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्पेस डे 2024। तो ये कब मनाया जाता है? अगस्त 23 अगस्त 2024 को ये मनाया जाता है। और घोषणा कब हुई थी? तो ये अगर घोषणा की बात की जाए तो ये 23 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। 23 अगस्त 2023 को कब? जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर चुका था। आगे अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को मनाया जाने वाला जो प्रमुख दिवस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, जिसे नेशनल स्पेस डे के नाम से भी जानते हैं, यह 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। उसी की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए जो दिवस है इसके मनाए जाने की घोषणा की गई है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार 23 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा, यानी कि मनाया गया 23 अगस्त को, क्योंकि पिछले वर्ष 23 अगस्त 2023 को ही इसकी घोषणा की गई। लेकिन मनाया कब जाता है? हमेशा ये जो कोई भी दिवस जो है तो एक वर्ष पहले उसकी घोषणा कर दी जाती है और अगले वर्ष जब वो डेट आती है तो उसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले हम कुछ चंद्रयान के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो पहला चंद्रयान था जो 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट जिस नाम से जानते हैं, तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था, जो कि चांद पर पानी खोजने में यह सफल हुआ था। यानी कि इसकी जो लैंडिंग थी वो चांद पर हो गई थी और चांद पर इसने पानी खोजने में यह सफल हुआ था। फिर दूसरा चंद्रयान 2 जो है ये 2019 में भेजा गया था, जो कि चांद के करीब तक पहुंच गया था, लेकिन ये लैंड नहीं कर पाया था किसी कारणवश, तो ये चंद्रयान 2 था। और जो तीसरा चंद्रयान था यानी चंद्रयान 3, ये 2023 में लॉन्च किया गया था और यह चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर दी थी। आगे अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, तो जो चंद्रयान 3 मिशन था, आप सभी लोग जानते हैं 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान जो था ये सफलतापूर्वक जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का वहां पर लैंड किया था। और जो भारत है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। यानी कि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर पहुंचने वाला ये पहला देश बन गया था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो संस्कृत होती है, आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत जो लैंग्वेज है, तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 11 अगस्त, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, सी ऑप्शन है 19 अगस्त और डी ऑप्शन है 20 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 19 अगस्त 2024 को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं संस्कृत दिवस ये 2024 में कब मनाया गया? ये 19 अगस्त को मनाया गया इस वर्ष। लेकिन ये मनाया कब जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और उस दिन जो भी डेट पड़ती है उसी डेट में यह जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो इस बार जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि थी वह 19 अगस्त को पड़ी, इसीलिए यह संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस इस बार 19 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है अगर इसके बारे में बात करें तो यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान जो है
और व्याकरणविद पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उनकी जयंती के रूप में यह जो विश्व संस्कृत दिवस है यह मनाया जाता है। मनाया कब जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा की जो तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है, और उस यानी कि कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई भी डेट पड़ सकती है, लेकिन श्रावण मास की पूर्णिमा के ही दिन ये मनाया जाता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं तो अभी हाल ही में विदेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं, तो कौन से देश गए हुए हैं? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है यूक्रेन और डी ऑप्शन है पोलैंड। तो वैसे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यानी कि ये दोनों, क्योंकि यूक्रेन भी गए हुए हैं और पोलैंड, मतलब पहले पोलैंड गए हुए उसके बाद यूक्रेन भी गए हुए हैं। तो इस प्रश्न का वैसे अगर जवाब देखा जाए तो यहाँ पर पोलैंड सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोलैंड देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। इसके बाद यूक्रेन भी जाएंगे, लेकिन अभी जो हम कवर करने वाले हैं वो पोलैंड को कवर करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की यात्रा पर हैं। इन बैठकों का जो उद्देश्य है वह द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना है, यानी कि उनके जो भी द्विपक्षीय संबंध होते हैं, चाहे विदेशी मामले हो या आंतरिक मामले हो, रक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को दूर करना हो, तो इन सभी ये जो बैठक इनकी हुई, तो इस बैठक का जो उद्देश्य है वह द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। पोलैंड के बारे में बात करें तो पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है, यानी कि भारत से काफी ज्यादा अच्छे संबंध हैं। तो पोलैंड जो है वो मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है। अगर बात करें तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल बाद यह पहली पोलैंड यात्रा है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 45 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो पहली बार पोलैंड की यात्रा पर गया हुआ है। तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि 45 साल बाद पहली पोलैंड की यात्रा पर गए हुए हैं। आगे बात करें पीएम मोदी जी का जो पोलैंड दौरा है, तो इसमें पोलैंड के जो पीएम है डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे, जामनगर और कोल्हापुर महाराजाओं के स्मारकों का दौरा करेंगे, सैनिक स्मारक और बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो स्मारक की यात्रा करेंगे और भारत की प्रवासियों की सभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये कुछ वहां जो पीएम मोदी जी गए हुए हैं वहां पर, तो वहां से संबंधित कुछ कार्यक्रम हैं जिनको वो संबोधन करेंगे, जहां पर वो जाएंगे। आगे बात करें तो भारत और पोलैंड के बीच रिश्तों के बारे में बात करते हैं। तो 1954 में भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए, यानी कि 1954 में भारत और पोलैंड के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। फिर 1957 में पोलैंड की जो राजधानी वार्सो में भारतीय दूतावास खुला, यानी कि जो भारत की जो एम्बेसी है, दूतावास है, ये 1957 में पोलैंड की राजधानी जो वार्सो है वहां पर भारतीय दूतावास खोला गया। फिर 1979 में किसी भारतीय पीएम की पोलैंड की पिछली जो यात्रा है ये हुई। फिर 1989 में, यानी कि 10 साल बाद, पोलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत से रिश्ते मजबूत हुए, यानी कि पोलैंड में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हुई और भारत से जो रिश्ते हैं वो और अधिक मजबूत हुए। फिर 2004 की बात करें तो पोलैंड यूरोपीय संघ में शामिल और भारत का आर्थिक भागीदार बना, और अब 2024 जो कि वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय पोलैंड की यात्रा पर गए हुए हैं। तो ये भारत और पोलैंड के बीच में रिश्तों की क्या कुछ बातें रही हैं उनके बारे में हमने डिटेल से जाना हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की हुई है? यानी कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने सभी जो भी केंद्रीय सरकारी अस्पताल हैं जो कि सेंट्रल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है? तो ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 35% और डी ऑप्शन है 40%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25%। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में 25% की बढ़ोतरी की हुई है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा तैनाती में 25% की वृद्धि की अनुमति दी हुई है, यानी कि जो भी सरकारी अस्पताल होंगे, केंद्रीय सरकारी अस्पताल, उनमें सुरक्षा की तैनाती में 25% की वृद्धि कर दी जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, केरल सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए यह कानून पारित किए हुए हैं कि वहां के मतलब इतने जो भी 26 राज्य हैं जिनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और केरल, ये सब मिला करके 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे
और वहां के जो सरकारी अस्पतालों की जो सुरक्षा होगी उनकी तैनाती में 25% तक की वृद्धि कर दी गई है। इसके लिए कानून भी पारित किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीजी महानिदेशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? यानी कि आईसीजी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक रह चुके हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ, तो उनका क्या नाम है? तो ए ऑप्शन है देसवाल सिंह, बी ऑप्शन है राजीव दीक्षित, सी ऑप्शन है राजेश तलवार और डी ऑप्शन है राकेश पाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राकेश पाल, जो कि पूर्व आईसीजी के महानिदेशक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं राकेश पाल जी हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, यानी कि हाल ही में इनका भी निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से। उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद दिन में ही राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, और जिसके बाद इनकी हालत जो है वो और बिगड़ती चली गई और फिर दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। वे जनवरी 1989 में इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुए थे, यानी कि 1989 में ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हुए थे। फिर आगे चल करके ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर या महानिदेशक के पद पर भी नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, तो उन्हें जुलाई 2023 में भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था, यानी एक साल पहले ही जुलाई 2023 में ही इनको भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्होंने मुख्यमंत्री, यानी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी उन्होंने दे दी है। आगे अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो हैं कर्नाटक के सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने को इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो वर्तमान में जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, इन्होंने मूडा भूखंड आवंटन घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री जो सिद्धरमैया हैं इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मंजूरी दी है। यानी कि कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में थावर चंद गहलोत, इन्होंने वहां के यानी कि कर्नाटक के ही वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है इसके तहत मंजूरी दे दी है, और इनके ऊपर जो मुंडा भूखंड आवंटन घोटाला था उसके आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ऊपर लगे हुए हैं और इसी के तहत ही इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है? यानी कि जो सैन्य सेवा है, अनिवार्य सैन्य सेवा, इसको पुनः किस देश ने लागू कर दिया है? तो ए ऑप्शन है सीरिया, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है क्रोएशिया और डी ऑप्शन है यूक्रेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू कर दी है। आगे हम बात करें तो क्रोएशिया ने अगले एक साल जनवरी से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा, यानी कि ये 1 जनवरी 2025 से चालू हो जाएगा, यानी कि ये जो सैन्य सेवा होगी ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। तो 1 जनवरी से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा। और देश के जो रक्षा मंत्री इवान अनुसिक हैं, इन्होंने 15 अगस्त 2024 देर रात में इसकी घोषणा की, यानी कि 15 अगस्त को इन्होंने ये घोषणा की कि 1 जनवरी से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा क्रोएशिया। आगे बात करें तो क्रोएशिया में 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की जाएगी, जिसमें से क्या होगा, जो अनिवार्य सैन्य सेवा यानी कि सेना में सेवा देना ये अनिवार्य हो जाएगा 2 महीने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंड्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? यानी कि जो मंड्याचीवाड़ी गांव है ये किस राज्य का गांव है जो कि पहला सौर गांव बना हुआ है? तो ये ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र राज्य का ये गांव है मंड्याचीवाड़ी, और ये जो गांव है ये इस राज्य का यानी महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इंडिया फर्स्ट सोलर विलेज है ये मंड्याची गांव। तो बात करें महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, इन्होंने राज्य के पहले सौर गांव का उद्घाटन किया हुआ है। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पाडाट तालुका का जो मंड्याचीवाड़ी गांव है ये महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। यानी कि फुल इसकी जो डिटेल है, फुल जो इसका पता है वो ऐसे है कि सतारा जिला के पड़ाड
तालुका का जो मंड्याचीवाड़ी गांव है वो महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य है 100 गांवों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलाना, यानी कि जो भी आसपास के 100 गांव हैं, इन 100 गांवों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया हुआ है? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजनाथ सिंह और डी ऑप्शन है विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजनाथ सिंह जी जो हैं, इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जो जयंती है उस पर एक स्मारक सिक्का जारी किया हुआ है। आप यहाँ पे सिक्का भी देख सकते हैं। और ये आगे अगर हम बात करें तो चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवंगत द्रमुक नेता एम करुणानिधि की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, यानी कि इन्होंने इनकी 100वीं जयंती थी। जो नेता है एम करुणानिधि, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इनकी 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने जारी किया हुआ है। ये 1969 से 2011 के बीच 5 कार्यकालों में लगभग 2 दशकों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि तमिलनाडु के 5 कार्यकालों में लगभग 2 दशकों तक ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, यानी कि तमिलनाडु के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी थे ये 6883 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे तमिलनाडु के। तो ये भी कुछ पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।